अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास होगी अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि करंट एसेट्स के 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, अकाउंट रिसीवेबल है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ये 4 बेसिक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं करंट एसेट्स के। हमने अभी तक जो डिस्कशन की है वो हमने डिस्कशन की थी कैश पे, कि कैश को कैसे मैनेज करें, और हमने ये सीखा कि जो फ्री कैश है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। फिर उसके लिए हमने देखा कि फ्री कैश जो होती है उसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होते हैं। वो उनको कैसे मैनेज करें, फ्री कैश को कहाँ मैनेज करें, जो वो कैश जो जिसका कंट्रोलेबल कैश जिसको हम कहते हैं, कि जिसका हमें पता है कि कब यूज होगा, उसको कैसे यूज कर इन्वेस्ट करेंगे। फिर जो फ्री कैश है उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें हमने लास्ट 2 बातों में डिस्कस की। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो किसी भी इसका फिजिकल एसेट्स का होता है, करंट एसेट्स का होता है, वो पोर्शन होता है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल कौन होते हैं, इसको कैसे मैनेज करें, इस पे आज हमारी बात होगी। हम बात करेंगे क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज पर। क्रेडिट अप्लीकेंट्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे, किसको हम क्रेडिट दें किसको ना दें, और इन्वेंट्री पे हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द फर्म्स कहते हैं। बेसिकली कलेक्शन जो क्रेडिट सेल हम करते हैं कस्टमर्स पर, उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने कैलकुलेट भी किया था कि हम एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसको हम यूज कैसे करेंगे, किस तरह हम उसको मिनिमाइज करेंगे इस टाइम पीरियड को। बेसिकली इसके अंदर जो चीज होती है वो ये होती है कि हम बैड डेट लॉसेस को मिनिमाइज करें, कम से कम करें। हमारा जो बैड डेट्स है, यानी वो कस्टमर जिससे हम रिकवरी नहीं कर पाते, वो पैसे डिफॉल्ट हो जाते हैं, इस ऐसे डिफॉल्ट्स को, ऐसे बैड डेट्स को हमने मिनिमाइज करते होते हैं। ये पॉलिसी 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम बात करते होते हैं कि ये हम एवरेज कलेक्शन पीरियड और बैड डेट लॉसेस किससे कवर होते हैं। ये कवर होते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट से, कि आप जिन कस्टमर पे सेल करते हैं उनकी क्या क्वालिटी है, क्या वो इस अहल हैं कि इस पे आप क्रेडिट सेल कर सके, और कितनी अमाउंट तक क्रेडिट आप सेल कर सके उस पे। दूसरी बात है लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड कितना है आपका। कुछ फर्म 30 डेज पे क्रेडिट जाते हैं, 60 डेज पे जाते हैं, 90 डेज पे जाते हैं। जाहिर है ये 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज जो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड है, जो आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड को भी अफेक्ट करता है और बैड डेट लॉसेस को भी अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा पॉसिबल कैश डिस्काउंट हम ऑफर करते होते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर अर्ली पेमेंट करेगा, अपने टाइम से पहले पेमेंट करेगा, तो उसको हम कैश डिस्काउंट दिया करेंगे। तो ये कैश डिस्काउंट भी एवरेज कलेक्शन पीरियड को और बैड डेट लॉसेस को अफेक्ट कर रही होती है। और फर्म कलेक्शन प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, कि वो किस तरह अपने कस्टमर से कलेक्शन करते हैं, ये जो कलेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं ये भी कलेक्शन पीरियड और बैड डेट लॉसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज हम स्टैंडर्ड सेट करते होते हैं वो हम सेट करते हैं व्हाट इज आवर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या है? द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू द फर्म। यानी हमारे पास जो अप्लाई करता है कि मुझे भी क्रेडिट सेल्स चाहिए, उधार खरीदना है आपसे, तो उसकी मिनिमम क्रेडिट वर्दीनेस कितनी होनी चाहिए, जो फर्म के लिए एक्सेप्टेबल लेवल होगा, उस लेवल से बिलो अगर कोई एप्लीकेंट आता है तो उसको हम उधार सेल नहीं करते होते। वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं इसको हम कहते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। अच्छा, फर्म को अपना क्रेडिट स्टैंडर्ड को बहुत लोअर रखना चाहिए। क्यों लोअर रखना चाहिए? क्योंकि द फाइनेंशियल मैनेजर शुड कंटिन्यूसली लोअर द फर्म्स क्रेडिट स्टैंडर्ड एज लॉन्ग एज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द एक्सचेंज एक्सीड्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेटेड बाय द एडिशनल रिसीव्स।
सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करते होते हैं कि हम अपना क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को उस लेवल तक नीचे गिरा देते हैं जिस लेवल पर हमारा जो चेंज इन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स जो है उससे जो उसके रिजल्ट पे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट एक्सीड हो, ज्यादा हो उसके एक्स्ट्रा कास्ट है जो हम एक्स्ट्रा अकाउंट रिसीवेबल हम क्रिएट होते हैं उस पे जो कास्ट हमारी आती है उस कास्ट से प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। जिस पॉइंट तक ये प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी, कास्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कम रहेगी, तो हम अपना क्रेडिट स्टैंडर्ड लोअर करते जाएंगे। उस लेवल पे हम जाके स्टॉप कर लेंगे जब हमारी कास्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करने की जो कास्ट है वो ज्यादा हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी उससे एडिशनल जो आ रही है वो कम हो जाए, तो इससे हम बिलो हम स्टैंडर्ड नहीं गिराएंगे। इस लेवल पे जाके हम स्टॉप कर लेंगे और इस लेवल पे हम जाके लोगों को उधार दिया करेंगे। अच्छा, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स जब हम बिलो करते हैं, गिराते हैं, तो उससे ज़ाहिर है हमारे पास कुछ एडिशनल कास्ट हमें इंकर करनी पड़ती है जो कि इससे आती है। वो कौन कौन सी कास्ट है? अ लार्ज क्रेडिट डिपार्टमेंट हम मेंटेन करेंगे जो कि ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि किस कस्टमर पर कितनी क्रेडिट है और उसका कलेक्शन टाइम पीरियड करता है, एजिंग ऑफ अकाउंट करनी पड़ेंगी। तो इससे हमें एक पूरा डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ज़ाहिर है जब डिपार्टमेंट मेंटेन करेंगे तो उससे हमें एडिशनल कास्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके अलावा एडिशनल क्लैरिकल वर्क हमें अराइज हो जाएगी, ज़रा काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। सर्विसिंग एडिशनल अकाउंट्स, हमें एडिशनल अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, उनकी सर्विसिंग होगी। बैड डेट लॉसेस भी ज्यादा होंगे, जितने हमारे क्रेडिट सेल ज्यादा होगी उस हिसाब से हमारे बैड डेट लॉसेस भी ज्यादा होंगे। और अपॉर्चुनिटी कास्ट भी हमें अराइज होगी कि अगर हम कैश सेल्स को गिव अप करते हैं फॉर क्रेडिट सेल, तो ज़ाहिर है हम एडिशनल अपॉर्चुनिटी कास्ट भी हम इससे बर्दाश्त करेंगे। तो ये कुछ एसोसिएटेड क्रेडिट कास्ट है जो हम अगर अपनी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लो करेंगे तो ये कास्ट हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स आपके सामने में एक क्रेडिट स्टैंडर्ड की रखते हूँ। बास्केट वेंडर इज नॉट ऑपरेटिंग a full capacity and wants to determine if a relaxation of their credit standards will enhance profitability. The firm is currently producing a single product with variable cost of $20 and selling price of $25. ये फर्म जो है इस वक्त उसकी वेरिएबल कास्ट बनती है $20 और उसकी सेल प्राइस है $25। Relaxing credit standard is not expected to affect current customer payment habit. हम इस क्रेडिट स्टैंडर्ड को रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करते हैं, लेकिन इससे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कस्टमर की मौजूदा पेमेंट की हैबिट है वो चेंज नहीं होगी। तो फिर एडिशनल एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ $1,20,000 एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ आर न्यू अकाउंट्स ऑफ 3 months इज एक्सपेक्टेड। इससे होगा क्या कि एडिशनल क्रेडिट सेल्स हमारे $1,20,000 हो जाएंगे और साथ साथ में जो न्यू अकाउंट्स का जो होगा एक कलेक्शन पीरियड होगा वो 3 months चला जाएगा। The before tax opportunity cost for the each dollar of fund tied up in additional receivable is 20%. Opportunity cost हमारी 20% है जो additional account receivable के साथ हमारे। Okay, question A, ignoring any additional bad debt losses that may arise, should basket holders relax their credit standard? कि हम ये अज्यूम करें, इग्नोर करते हैं कि इससे एडिशनल कोई बैड डेट लॉसेस नहीं होंगे, तो क्या इस कंपनी को अपना क्रेडिट स्टैंडर्ड रिलैक्स करना चाहिए? राइट? तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये आपके सामने एक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स कितना है। हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बनता है? $5। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम कहते हैं सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। हमारी सेल प्राइस कितनी थी? $25। वेरिएबल कास्ट कितनी थी? $20। 25 माइनस 20 हमारे पास कितना आ गया? $5। ओके, $5 हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन और एडिशनल सेल्स हमारे कितनी? 4800 यूनिट्स। सो हम 4800 यूनिट्स को अगर हम 5 कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास $24,000 आ जाएंगे। ये हमारे पास एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम एडिशनल सेल्स आ जाएगी। एडिशनल सेल क्यों आ रही है? क्योंकि हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। ओके, एडिशनल अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास कितने जाएंगे? 1,20,000 हमारी ओरिजिनल सेल्स ही डिवाइडेड बाय 4 टन हो जाएंगे। टन्स 4 क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब हमारा कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स का हो जाएगा। 3 मंथ्स हो जाएगा तो एनुअल में हमारे कितने हो जाएंगे? 12 मंथ्स बनते हैं। 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4 टन बन जाएंगे। सो 1,20,000 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एडिशनल अकाउंट रिसीवेबल कितने आ जाएंगे? 30,000। यानी अगर हम अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड को रिलैक्स करेंगे तो हमारे पास एडिशनल अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे $30,000, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स कितनी होगी? वो होगी 20 डिवाइडेड बाय 25। 20 क्या चीज है? वेरिएबल कास्ट। 25 क्या चीज है? सेल प्राइस। सो 20 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल अकाउंट रिसीवेबल। एडिशनल अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास? वो हैं 30,000। सो 20 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होगी अकाउंट रिसीवेबल में वो $24,000 हो जाएगी, राइट। रिक्वायर्ड प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारी कितनी होगी? ओके, वो है हमारे पास 20% अपॉर्चुनिटी कास्ट है। 20% अपॉर्चुनिटी कास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हमने अकाउंट रिसीवेबल में कर ली 24,000 का 20% निकाल देंगे, हमारे पास आ गया $4,800 आ गए। इसका मतलब है रिक्वायर्ड प्री टैक्स रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास बन गई है 4,800। अब हम क्या, सवाल ये था कि क्या हमें क्रेडिट स्टैंडर्ड को रिलैक्स करना चाहिए? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे पास 24,000 का आ रहा है। 24,000 में प्रॉफिट ज्यादा है और एडिशनल कास्ट कितनी है? वो है $4,800। यानी कास्ट हमारी कम है और रिजल्टिंग जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? यस करेंगे। यस, हमें क्रेडिट पॉलिसी को क्या करना चाहिए? रिलैक्स कर देना चाहिए। ओके, दूसरी बात हम करेंगे, क्रेडिट टर्म्स की बात करते हैं। क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं कि इट स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ टाइम over which credit is extended to a customer and the discount if any given for early payment. For example, 2, 10 and net 30। इसको आप अकाउंटिंग में 2, 10 and by 30 लिखते होते हैं। 2, 10 and 30 इसको कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। इसमें दो बातें होती हैं कि फुल पेमेंट कितने अरसे में करनी होगी और अगर अर्ली पेमेंट मिल जाए तो उस पर कितने % डिस्काउंट होगा। जैसे अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट कोई करे कस्टमर तो उसको हम 2% कैश डिस्काउंट देंगे। अदरवाइज विद इन 30 डेज कस्टमर पूरी की पूरी पेमेंट क्या करेगा? अदा करेगा, राइट। क्रेडिट पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसमें फुल पेमेंट हम कस्टमर से वसूल करेंगे। जैसे यहाँ पे N30 है, N30 में कस्टमर हैव टू पे हिज फुल पेमेंट विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज से वो डिले करता है तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में हम उस पर क्या करेंगे? एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर एनी डिले आफ्टर 30 डेज। इस टाइम पीरियड को हम कहेंगे क्रेडिट पीरियड। ओके, क्या क्रेडिट पीरियड को रिलैक्स हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पे एक एग्जांपल करता हूं, आपके सामने एग्जांपल मैंने डिस्प्ले कर दिया। बास्केट ओनर इज कंसिडरिंग changing its credit period from net 30 which has resulted in 12 account receivable turns per year to net 60 which is expected to result 6 account receivable turnover per year। बास्केट वंडर की करंट जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज का है। 30 डेज का मतलब है कि साल में उसके कितने टन्स आएंगे? 12 टन्स आएंगे, एवरेज टन्स आएंगे। यानी साल में 12 दफा कस्टमर पे सेल करेगा और उससे कैश कलेक्ट करेगा। वो ये चाहता है कि 30 डेज से एक्सीड करके वो अपनी पेमेंट पीरियड 60 डेज करे। 60 डेज करेगा, इट मींस 2 मंथ्स के बाद कलेक्शन करेगा। 2 मंथ्स कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम साल में 6 दफा कलेक्शन करेंगे, 6 टन्स आ जाएंगे।
Now, the firm is currently producing a single product which variable cost $20 and selling price of $25. वही एग्जांपल है कि $20 वेरिएबल कास्ट है और $25 उसकी सेल प्राइस है. Additional annual credit sale of $22,50,000 from new customer are forecasted in addition to current $2 million in annual credit sale. ओके, अगर हम नेट 30 से नेट 60 पे जाते हैं, यानी क्रेडिट पीरियड को रिलैक्स करते हैं, तो इससे एक्सपेक्टेशन है कि $2,50,000 की हमें एडिशनल कस्टमर मिलेंगे, एडिशनल सेल होगी. और करंट हमारी जो सेल है वो $2 मिलियन की, यानी $20 लाख की है. इसका मतलब है कि हम नेट 30 पे $20 लाख की सेल है, तो अगर हम नेट 60 पे जाते हैं तो ये $22,50,000 की सेल होगी, $2,50,000 की एडिशनल सेल आएगी. राइट. The before tax opportunity cost for each dollar of fund tied up in additional receivable is 20%. Opportunity cost हमें 20%, यानी एडिशनल जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो 20% होगा. Ignoring any additional bad debt losses that may arise, should basket owner relax their credit period? क्या उसको अपना क्रेडिट पीरियड को रिलैक्स करना चाहिए? राइट. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स कितनी होगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा $5 आता है. राइट. $5 आता है मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स हमारे पास है. 10,000 यूनिट कैसे? कि हमारे पास एडिशनल सेल आता है 2,50,000, सेल प्राइस बनती है 25, तो 2,50,000 को 25 पे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है एडिशनल जो सेल होगी वो 10,000 यूनिट्स की होगी. क्लियर? 10,000 यूनिट कैसे आए? एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल प्राइस. एडिशनल सेल कितनी है? $2,50,000 और सेल प्राइस कितनी है? $25. सो $2,50,000 को $25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एडिशनल सेल यूनिट कितने आएंगे? 10,000. कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास बनता है $5, तो इसका मतलब है एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी हमें कितनी मिलेगी? $50,000 की मिलेगी. कि अगर हम नेट 30 से नेट 60 पे जाएंगे तो इस वजह से हमारे सेल्स में $50,000 का प्रॉफिट में इजाफा आएगा. ओके, एडिशनल रिसीवेबल्स कितने होंगे? हमें पता है एडिशनल सेल कितनी है? 2,50,000. और टन्स कितने बनेंगे? 6 टन्स बनेंगे, क्योंकि साल में हम 6 दफा कलेक्शन करेंगे. कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स हो जाएगा, तो 6 टोटल कलेक्शन पीरियड्स हो जाएंगे. तो हम डिवाइड करेंगे 2,50,000 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एडिशनल रिसीवेबल आ जाएंगे $41,667 आ जाएगी. राइट. इन्वेस्टमेंट हमें कितनी पड़ेगी एडिशनल रिसीवेबल में? हमें पता है कि वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, यानी 20 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 41,667 जो कि एडिशनल रिसीवेबल है, उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, 20 तकसीम 25 ज़रब 41,666, तो हमारे पास आ गया 33,334. इसका मतलब है एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें अकाउंट रिसीवेबल में कितनी करनी पड़ेगी? $33,334. प्रीवियस लेवल क्या था हमारे रिसीवेबल का? वो था $20 लाख, यानी 2 मिलियन थे और 12 टन्स थे. 20 लाख को 12 पे डिवाइड करेंगे. टन्स 12 इसलिए कि उस वक्त 1 मंथ का टाइम पीरियड था, तो इसका मतलब है साल में हमारे पास जो एवरेज टर्न आउट था वो 12 बनता था साल का. तो 20 लाख को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1,66,667. ये प्रीवियस अकाउंट रिसीवेबल का लेवल था. यानी अभी जब हमने अपने क्रेडिट पीरियड को चेंज नहीं किया था, पुराना क्रेडिट पीरियड चला रहे थे. तो न्यू रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20 लाख सेल्स को अगर हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि अब सेल्स टर्न आउट हमारा 6 महीने आ जाए 6 आ जाएगा, तो हमारे पास 20 लाख को 6 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3,33,333. राइट. हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल में कितनी पड़ेगी? 3,33,367 न्यू रिसीवेबल्स होंगे. और पुराने रिसीवेबल कितने थे? 1,66,667, यानी पुरानी पॉलिसी पे. तो इसका मतलब है $1,66,666 एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी रिसीवेबल के अंदर. राइट.
अब टोटल इन्वेस्टमेंट एडिशनल रिसीवेबल कितनी होगी? 33,334 तो हमारे न्यू सेल्स की वजह से आएगी और 1,66,666 पुराने सेल्स पे आ जाएगी। इसका मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी पड़ेगी वो अकाउंट रिसीवेबल में वो $2 लाख करनी पड़ेगी, राइट। अब $2 लाख पे हम रिक्वायर्ड प्री टैक्स रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने होंगे? वो 20% है। 20% 2 लाख का हम निकाल देंगे तो इसका मतलब है हमारे पास $40,000 आएगा, प्री टैक्स रिटर्न आएगा। प्री टैक्स टैक्स से पहले का रिटर्न आएगा 40,000। प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 50,000 और एडिशनल कास्ट कितनी आ रही है हमारी? 40,000। ओके, एडिशनल प्रॉफिट ज्यादा है एडिशनल कास्ट से, तो इसका मतलब है हमारी पॉलिसी यस हमें N30 से N60 पे चला जाना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में हमारे हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 50,000 एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि एडिशनल कास्ट हमें कितनी बर्दाश्त करनी पड़ रही है? 40,000। सो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन required pre-tax return, so we must go for new credit period policy, that is from net 30 we shift from net 30 to net 60. Got the point? ओके, क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं? क्रेडिट टर्म्स क्या होता है कि हम डिस्काउंट कितने टाइम में देंगे। अगर कोई कस्टमर हमें अर्ली पेमेंट करता है तो उस अर्ली पेमेंट की वजह से उसको हम कितने फीसद डिस्काउंट देंगे, इस चीज को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट पीरियड। फॉर एग्जांपल, द पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग विच द the period of time during which a cash discount can be taken for an early payment. For example, 210 allows a cash discount. Wait, just a minute, please. I'm looking for. Okay. ओके, क्रेडिट टर्म्स की हम बात कर रहे थे कि हम कैश डिस्काउंट कितने अरसे बाद ऑफर करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अभी जो पॉलिसी थी 210 था। 210 मीन्स अगर कोई कस्टमर अगर हमें विद इन 10 डेज पेमेंट करेगा तो हम उसको 2% कैश डिस्काउंट देंगे। सो 2% कैश डिस्काउंट तब दिया जाएगा जब हमारा कस्टमर विद इन 10 डेज पेमेंट करेगा। अगर 10 डेज के बाद पेमेंट करेगा तो उसको कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कैश डिस्काउंट क्या है? A competing firm of basket model is considering changing the credit period from net 60, which has resulted 6 accounts will turn to 210 net 60. Current annual credit sale $5 million are expected to be maintained. The firm expects 30% of its credit customer in dollar volume to be taken. The cash discount and thus increase account receivable turn to $8. अगर हम 210 से नेट 60 पे चले जाएंगे तो इससे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 30% जो कस्टमर हैं वो इस 210 को अवेल करेंगे। 210 मीन वो अर्ली पेमेंट करेंगे। जब वो
30% अगर अवेल करेंगे तो इसका मतलब हमारे अकाउंट रिसीवर का जो टर्न आउट है वो 8 पे चला जाएगा। The before tax opportunity cost for each dollar of tied up is 20%, ignoring any additional debt losses that may arise should the competing firm introduce a cash discount। तो क्या उसको कैश डिस्काउंट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? लेट्स सी, रिसीवेबल ओरिजिनल लेवल हमारा कितना था? $5 मिलियन, यानी $50 लाख सेल्स की। टर्न कितने थे? 6 थे। तो 50 लाख को 6 पे डिवाइड किया तो $8,33,333 हमारे पास रिसीवेबल का ओरिजिनल लेवल आ गया। रिसीवेबल न्यू लेवल कितना आ जाएगा? 50 लाख को हम 9 टन्स पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30% कैश डिस्काउंट अवेल कर लेंगे तो हमारे पास टन्स चले जाएंगे 9 पे। तो 9 पे डिवाइड किया तो ये $5,55,556 आ जाएगी। रिडक्शन ऑफ इन इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल में जरा इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। कितनी होगी? 8,33,333 में से $5,55,556 माइनस कर लिया तो हमारे पास बन गया $2,77,777। इसका मतलब है हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसमें $2,77,777 की कमी आ जाएगी। प्री टैक्स कॉस्ट कितनी है? कैश डिस्काउंट हमें पता है कि 50 लाख में से 30% लोग डिस्काउंट लेंगे। 50 लाख का 30% कैश डिस्काउंट लेंगे और 30% लोग कितने डिस्काउंट लेंगे? 2%। तो 50 लाख का 30% निकाला, यानी 0.3 से मल्टीप्लाई किया। वो लोग कितना डिस्काउंट उनको हम देंगे? 2%। तो 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब $30,000 हम कैश डिस्काउंट देंगे अपने कस्टमर को। प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी जो सेविंग इन रिडक्शन अकाउंट रिसीवेबल में होगी वो कितनी होगी? 2,77,777 का 20% हम निकाल देंगे तो हमारे पास 55,555 क्या आएगी? सेविंग आएगी। प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी में सेविंग आएगी। तो इसका मतलब है कि हमें कैश डिस्काउंट 30,000 देंगे, लेकिन उससे हमारे पास जो प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी कास्ट में जो सेविंग आएगी वो $55,555 आ जाएगी। तो यस, हमें क्योंकि सेविंग ज्यादा है, कास्ट एडिशनल जो है वो कम है, सो हमें 210 पे वो जो कंपीटिंग फर्म है वो उसको चला जाना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं बात नहीं करता। ओके, कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे? जब हमारे द फर्म शुड इंक्रीज कलेक्शन एक्सपेंडिचर अंटिल द मार्जिनल रिडक्शन इन बैड डेट लॉसेस इक्वल्स द मार्जिनल आउटलेट टू कलेक्ट। ओके, कलेक्शन प्रोसीजर हमें कैसे अडॉप्ट करना चाहिए? हमें ऐसी प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए जिसपे हमारी जो कलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है ना वो कम हो और उससे जो बैड डेट लॉसेस है ना वो कम से कम आते जाए। तो वो कैसे हम करेंगे? हम सिंपल अपने कस्टमर को लेटर लिखेंगे, लेटर के बाद फोन कॉल्स करेंगे, फोन कॉल से हम पर्सनल विजिट पे चले जाएंगे, पर्सनल विजिट के बाद हम क्या चले जाएंगे? लीगल एक्शन पे चले जाएंगे। देखिए, लेटर लिखना कोई एडिशनल इतना कास्ट नहीं आता, उससे ज्यादा थोड़ा कास्टली चीज फोन कॉल्स हैं, उससे कास्टली चीज पर्सनल विजिट है, लेकिन सबसे कास्टली चीज जो है लीगल एक्शन है। तो हम पहली दफा में सबसे पहले लीगल एक्शन नहीं लेंगे, हम उनको लेटर लिखेंगे। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो और लेटर लिखने से हमारे वो कलेक्शन आना शुरू हो जाए। अगर लेटर से भी नहीं आता तो फोन कॉल से हो सकता है कलेक्शन आ जाए। फोन कॉल से भी नहीं आते तो पर्सनल विजिट करके हमें सूरत हाल का पता कर लेना चाहिए कि कलेक्शन क्यों नहीं आ रही। उससे भी नहीं होता, यानी आपको समझ आ गई कि ये बंदा नहीं दे रहा, तो इसके बाद जाके हम लीगल एक्शन कोर्ट में ये कर सकते हैं और कोर्ट में जाके केस लाकर हम कलेक्शन करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो लोग अप्लाई करते हैं कि हमें भी क्रेडिट दें, तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स देने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। मसलन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट एप्लीकेंट, जो भी हमें उधार लेने के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसके बारे में हम मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेंगे और उन इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? उससे उसकी एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्थीनेस डिटरमिन करेंगे कि क्या वो इस काबिल है कि उसको हम उधार दें। उसके बाद हम क्रेडिट डिसीजन करेंगे कि उसको क्रेडिट उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं? किस जगह से हम इंफॉर्मेशन लेके उस बंदे के बारे में क्रेडिट वर्दीनेस मालूम कर सकते हैं? वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
ज़ाहिर है जिस बंदा आपको अप्लाई करता है आप उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग और रिपोर्टिंग्स दे सकते हैं। बहुत से इदारे हैं जो फर्म्स की रेटिंग करते हैं, क्रेडिट रेटिंग करते हैं, डबल ए, डबल बी, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, उसकी रेटिंग क्या है, उस उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो उससे पता चल जाएगा इसको उधार कितना देना चाहिए। बैंक चेकिंग से पता चलता है कि अगर उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे की इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, कैश आ रही है जा रही है, इसका मतलब ये एक्टिव बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है। और किसी का फ्रीज अकाउंट पड़ा हुआ है, इसमें ना कोई कैश आ रही है ना जा रही है, इसका मतलब इसकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। ट्रेड चेकिंग से पता चल सकता है कि कितनी सेलिंग करता है, कितनी बाइंग करता है, सेल्स वॉल्यूम कितना है, इससे भी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता चलता है। और कंपनीज का ओन एक्सपीरियंस, अब कंपनीज खुद भी उनका अपना एक्सपीरियंस होता है कि उससे वो पता चला लेते हैं कि इस बंदे की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है। ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमें पता चल जाता है कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है। क्रेडिट एनालिसिस करेंगे। क्रेडिट एनालिसिस लाइक यू टू यूटिलाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म। रेशियो एनालिसिस करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे, लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे, कवरेज रेशियो निकालेंगे, कैरेक्टर ऑफ कंपनी उठाएंगे, उसको पता चलेंगे कि इसके पास कैरेक्टर क्या है, क्या कहीं इसने डिफॉल्ट तो नहीं किया, बैंक लोन को डिफॉल्ट तो नहीं किया, इसके कोर्ट्स में कितने पेंडिंग डिसीजन पड़े हुए, कितने केसेस चल रही हैं। करेक्टर ऑफ मैनेजमेंट देख लेंगे, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस, उनका करेक्टर क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म देखेंगे। अदर इंडिविजुअल इशू स्पेसिफिक टू द फर्म देखेंगे। ये सारी चीजें हैं जो हम देख कर उसकी क्रेडिट एनालिसिस कर लेंगे कि इसको कितना क्रेडिट हमें देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, राइट। क्रेडिट डिसीजन के इश्यूज कौन कौन से हैं? एक तो हम क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम बनाएंगे। क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है, a system used to decide whether to grant credit by assigning numerical score to various characters related to the credit worthiness। यानी हम एक क्रेडिट सिस्टम बनाए देंगे, उसमें हम कुछ बातों को स्कोर्स देंगे कि अगर ये बात उसके अंदर है तो उसको उतना स्कोर दे देंगे, अगर नहीं उसको 0 स्कोर दे देंगे। तो उससे हमें एंड पे एक ओवरऑल उसकी एवरेज निकल आएगी, उससे पता चल जाएगा कि इसकी क्रेडिट स्कोरिंग कितनी बनती है। इसके साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट हम देखेंगे कि इसकी कितना क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट कितना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और डिसीजन होता है कि हम अपने क्रेडिट कलेक्शन को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स का मतलब है कि हम अपनी तमाम तर एंटायर क्रेडिट सेल को किसी थर्ड पार्टी को दे दें, उससे हम कैश वसूल कर लें और जो एडिशनल बेनिफिट है वो उस थर्ड पार्टी को दे दें कि आप हमारे कस्टमर से कलेक्ट करें और जो एडिशनल बेनिफिट है वो आप ले लें। यानी आउटसोर्स भी आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक डिसीजन फर्म लेते होते हैं कि अपने तमाम क्रेडिट डिपार्टमेंट उठा के थर्ड पार्टी को दे देती है और उससे अपना कैश वसूल कर लेती है ओरिजिनल, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, जो एडिशनल रेवेन्यू आना होता है, वो थर्ड पार्टी को दे देता है कि ये आपका हो जाएगा, आप इससे कलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारी बातें हमारी आज की हुई अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से कि हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को कैसे मैनेज करेंगे और उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। आने वाले दिन इंशाल्लाह हम कुछ और बातें करेंगे, राइट। उन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।